आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ यूपीएससी के टॉपर की, कुछ साल पुरानी बात है। आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी और थोड़ी सी अकल भी आएगी आपको। तो ये यूपीएससी टॉपर है, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 18 आया था, पता नहीं 22 आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब मैं सुन रहा था यूपीएससी टॉपर को, ऑफ कोर्स, तो एक चीज मुझे सुनने में आई। तो उस टॉपर ने कहा कि भाई मैंने सी सैट को इजीली नहीं लिया, मैंने एटलीस्ट 12 मॉक टेस्ट सी सेट के सॉल्व किए। जबकि वो टॉपर थ्रू आउट लाइफ टॉपर था, पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी का रैंक भी लिया था उसने, काफी कंपेटिटिव एग्जाम्स भी दिए थे। ऑफ कोर्स तो उसको पता ही था ना कि सी सेट तो उसके बाएं हाथ का खेल है, बट स्टिल उसने क्या बोला कि मैंने लाइटली नहीं लिया, 12 टेस्ट पेपर में सॉल्व करके गया था सी सेट के। देन व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम हियर? कि क्या उस बंदे को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। जो टॉपर्स होते हैं ना, दे आर वेरी मच सीरियस। वो कोई भी ऐसा स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ते हैं जो उनको लगे कि प्रोबेबल प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एग्जाम जो है वो कम हो सकता है उनका। सो दे आर नॉट टेकिंग एनी चांस विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो वही ट्रेड्स होते हैं टॉपर के। अब सी सेट तो क्वालिफाइंग है, सी सेट क्वालिफाइंग है, और आपको मार्क्स कितने लेने हैं? 66.67 मार्क्स आपको लेने हैं। अगर आप ये सिक्योर कर लेते हैं तो आप एग्जाम को क्या कर पाएंगे, आई मीन टू से क्वालिफाई कर पाएंगे सी सेट के पेपर को, और जीएस के नंबर तभी आपके काउंट किए जाएंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चों के इतने मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। रिसेंट ईयर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो सी सेट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। कैसा बड़ा चैलेंज बन गया है कि जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा मैथ्स बहुत बढ़िया है, हमको सी सेट क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता, रादर हम बहुत बढ़िया स्कोर लेके आएंगे, तो वो रह ही जाते हैं सी सेट में। क्लियर करना तो दूर की बात है, उनके मार्क्स ही नहीं आते हैं उसमें। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज सी सेट इज मच बियॉन्ड देन मैथमेटिक्स। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, इट्स अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर आईक्यू, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड। तो जो भी बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि इंजीनियरिंग एग्जाम वाले बच्चे क्रैक कर जाते हैं सी सेट को, वो ये वहम को बाहर निकाल दें। बहुत ही क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जा रहे हैं इस लेवल के हैं कि अगर आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कर पाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करके चले जाएंगे, बट कई बार ऐसा देखने को मिला कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत टफ आ गई है, और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो इजी आ गए, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो इजी आ गए। सो यू शुड नॉट बी लीविंग एनीथिंग। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। सो सी सेट स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्कोर 66.67 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, ताकि आप क्लियर कर पाए। तो कुछ आपके वहम भी यहां से दूर होंगे, आपको आइडिया भी मिलेगा कि मुझे कैसे टैकल करना चाहिए, मैं कहां मिस कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो अपने बायसेस जो है ना वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर रख के आइए। जैसे मैंने आपको क्या बोला, पहला बायस कि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टफ है, मैथ्स इतना टफ है कि सी सेट में जो आता है वो सॉल्व नहीं होता है, कहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के वो तो उसको बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मिथ है गाइस, इस मिथ को तो बिल्कुल आप क्रॉस कीजिए, दिस इज द बिगेस्ट मिथ। और यही बायसनेस है जो आपको सी सेट से बहुत दूर ले जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स कर पाएंगे या जिनका मैथ स्ट्रांग है वही कर पाएंगे, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे नहीं कर पाएंगे। नॉट रियली, ह्यूमैनिटीज को पढ़ना भी आसान काम है, ह्यूमैनिटीज के रिगार्डिंग एनालिटिकल एबिलिटी लेकर आना कोई आसान काम है, एनालिसिस करने, क्रिटिकली उसको चीजों को देखना आसान काम है? नो, नॉट रियली। तो अपने आप को कम मत आंगा कीजिए, यू आर नॉट लेस देन एनीवन एल्स। So it's a misconception that students from science background have an edge over others in CSAT preparation. ऐसा नहीं है guys. Believe me, मैं कोई आपको अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा। Over a period of time मेरा तजुर्बा ये कहता है, I've seen questions कि कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, नथिंग लेस। देन दूसरी टिप आपके लिए है कि डोंट सर्च फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक टॉपिक। जब आप एग्जाम में जाते हैं ना सी सेट, आपको पता होता है कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है यार, मेरा एप्टीट्यूड में एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है, मेरा मैथ्स में ये एक्सवाइजी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है, मेरा रीजनिंग में ये बहुत अच्छा है। तो आप वही वाले टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढने लग जाते हो। एंड होता क्या है, यू नेवर नो, जो आपके टॉपिक स्ट्रांग है उसमें से बहुत मुश्किल आपको क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए और आप सॉल्व ना कर पाओ। और जो आप प्रिपेयर नहीं करके गए या जिन पे आप इजी थे, वहां पर आपको वो क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल ही बहुत आसान थे। आई मीन टू से यू कुड हैव सॉल्व देम अगर आपने बेसिक्स भी समझे होते।
So how can you take risk of not covering any topic when it comes to CSET, provided you know this कि CSET में काफी ज्यादा स्क्रीनिंग हो रही है आजकल. So don't take this lightly at all. So मैंने क्या बोला आपको, don't search for questions from specific topic में से आप questions को search मत कीजिए guys. आप होलिस्टिकली प्रिपेयर करके जाइए, उसमें फिर आपके जो स्ट्रांग है उनको आप देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाकियों को क्या करेंगे आप इग्नोर करेंगे. सो ईच वन ऑफ अस हैज अ सर्टेन स्ट्रांग एंड वीक एरियाज इन अ सब्जेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन टू क्लियर द एग्जाम वी कैन नॉट जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम आवर स्ट्रांग एरियाज. तो हम सिर्फ अपने स्ट्रांग एरिया से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमें उसको कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है, ना कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरिया से अटेम्प्ट करना है. सो वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर इज लिमिटेड एंड टू बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ कंफर्टेबली हमें जो अटेम्प्ट करने क्वेश्चन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम करने सारे टॉपिक्स में से, चाहे थोड़ा थोड़ा करके जाइए बट करके जाइए. इट शुडंट बी मैं सिर्फ इंग्लिश करके चल गया मैं क्लियर कर गया, ना, हो नहीं सकता, फंसेंगे बहुत बुरी तरह. व्हाट इफ अगर कॉम्प्रिहेंशन इतनी टफ आ गई आप सॉल्व भी ना कर पाओ, बड़ा डाइसी होता है, सब्जेक्टिव मैटर होता है. सो ये भी गलती आपको नहीं करनी है. देन तीसरी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है दैट इज कि आपको अटेम्प्ट अपना बढ़ाते नहीं जाना. स्किपिंग द क्वेश्चन इज बेटर देन द नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा. स्किपिंग द क्वेश्चन इज बेटर देन द नेगेटिव मार्किंग. जब शेर ने शिकार करना होता है ना, तो वो जब आगे भाग रहा होता है ना, उससे पहले लास्ट टाइम पे वो ऐसे पीछे होता है, फिर वो आगे बढ़ता है. व्हाट डज दैट मीन? वो डर गया था, वो हार गया था, वो पीछे चला गया? नो. आगे बढ़ने के लिए पीछे कई बार जाना पड़ता है आपको गाइस. इवन व्हेन अ बॉल हैज टू बाउंस इट हैज टू टच द ग्राउंड, इजंट इट? जब वो बाउंस करती है पहले जमीन पर टक्कर बजती है उसकी, फिर वो ऊपर जाती है. सही बात बोल रहा हूं मैं आपको. तो स्किपिंग द क्वेश्चन इज बेटर जब आपको नेगेटिव मार्किंग नजर आ रही हो. तो आपको एग्जाम में काफी बार ये महसूस होगा कि भाई इसको अटेम्प्ट करें या ना करें, इसको अटेम्प्ट करें या ना करें, इसमें 50% शुरू, तो बेटर उसको स्किप कर दीजिएगा, चांस मत लो. हाँ, अगर आप फंस ही गए, आपके क्वेश्चन नहीं पूरे हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि कट ऑफ एनीवे क्लियर नहीं होने वाली है, तब यू कैन टेक अ चांस. सो एवरी नेगेटिव मार्क will erode your positive mark and then pull you downwards. Skipping a question will fetch you 0 mark, but wrongly attempting a question will take away your 0.83 marks. We know this. कि 80 questions total होते हैं. So then number of questions to be attempted. कितने questions attempt करने हैं? See, पहले तो बात ये है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का भूत दिमाग से निकाल दो. चाहे आप टॉपर हो सीसेट में, चाहे नहीं हो, चाहे आपने कैट के एग्जाम किए हैं, जितने मर्जी आपने एग्जाम दिए हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भूत उतारिए. अपनी ईगो पर मत लेके जाइए, टेक इट इजी. जिन क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल हो उन क्वेश्चंस को कीजिए. आई कैन नॉट से दिस के भाई कम से कम इतना आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं ना. आप एनालाइज कीजिए टेस्ट सॉल्व करते हुए कि आपके स्कोर जो है वो कहां आते हैं जब आप ऑप्टिमम, आई मीन टू से, वो नंबर रीच कर जाते हैं. ये आपको रिलेटिव चीज है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करके बन रही है बात आपकी, या 60 करके बन रही है, या 65 करके बन रही है, या 70 करके बन रही है, या फिर 45 क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी बात बन रही है 40 क्वेश्चन. ये आपको टेस्ट से पता लगेगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ऑप्टिमम स्कोर कितने क्वेश्चन सॉल्व करके, वो आपका नंबर है. दिस इज रिलेटिव नंबर. किसी की बात पे मत जाना कि कितना अटेम्प्ट बेयर मिनिमम चाहिए होता. हाँ, वो बात अलग है. रिकॉर्ड बोलता है कि अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतने मार्क्स ऑन एन एवरेज सभी को मिलते हैं. तो अवॉइड सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, एनालाइज सेम इन द टेस्ट पेपर कि आपका स्कोर क्या है. देन टाइम फॉर ईच क्वेश्चन, कितना टाइम आप दीजिएगा. तो देखो, पहले तो 80 क्वेश्चन है और एंड 120 मिनट्स है, तो रफली आपको 1.5 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए. बट कॉम्प्रिहेंशन में 1.5 मिनट लगाओगे? बताओ. कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के फंस जाते हैं उसको 1.5 मिनट लगाओगे, कुछ रीजनिंग के फंस जाते हैं उसको 1.5 मिनट लगाओगे? नो, नॉट रियली. कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड्स में होने वाले होते हैं उसको 1.5 मिनट लगाओगे? नो. सो ऑन एन एवरेज 1.5 है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मैथ्स वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत लंबा खिंच रहे हैं उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो. रीजनिंग वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं उसको छोड़ दो. आइडेंटिफाई दोस क्वेश्चन जिनमें कम टाइम लग रहा है एंड फटाफट सॉल्व हो रहे हैं. उसके बाद यू विल बी हैविंग एम्पल टाइम टू एनालाइज कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं आगे बढ़ना है, मेरे पास कितना टाइम है. फिर आप एग्जाम के बीच में बैठ के स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकते हो. इज दैट क्लियर? तो ऐसे लेके मत चलिएगा 1.5 मिनट. ये अगर मेंस का होता तो मैं बोलता कि 8 मिनट आपको देने भाई. किसको? एक क्वेश्चन को 7.5 मिनट, 7 मिनट में आपको लिखना. वो सभी के लिए मोर और लेस सेम ही रहता है. उसमें ऐसा नहीं होता कि ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, कहीं इक्वेशन लगना है या कुछ लगनी है तो आपका समय ज्यादा लग रहा है. लेकिन यहाँ पर इट इज रिलेटिव थिंग. टाइम फॉर ईच क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर्स एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे गए आपको.
However, the requirement of CSET is such that we don't need to attempt all 80 questions to be on the other side of the cutoff. तो आपको जरूरत भी नहीं है 80 के 80 अटेम्प्ट करने की, चाहे है 1.5, लेकिन आप कौन सा 80 की 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, आप अपना सेफ नंबर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया नंबर आपका होना चाहिए. So guys, while attempting the CSET paper, different questions will require different amount of time depending upon the length of the paragraph or length of the calculation. So ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, कंसिडर करके जानी. नेक्स्ट, हैव कॉन्फिडेंस एंड फील गुड. आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गुड फील आनी चाहिए. वो कैसे आएगी? अगर आप एग्जाम में अपने आप को टेस्ट करने से पहले टेस्ट करके जाएंगे. तो सॉल्व मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 15 to 20 टेस्ट, चाहे आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए चाहे मॉक सॉल्व कीजिए सीसेट के, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा. अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो गुड फील आएगी. अगर आप ये चीजें नहीं करके जा रहे फिर एग्जाम में नो मैटर व्हाट आप कैसे क्लियर करेंगे? आप खुद सोचिए. मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी? उस टॉपर से जिसका रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया, और उसके बावजूद भी उसने क्या बोला था कि मैं 12 टेस्ट पेपर सॉल्व करके गया था सीसेट के. कैन यू इमेजिन दैट? जबकि उसको कोई डर नहीं था सीसेट का, बट स्टिल उसने सॉल्व किया उसको. Are you getting me or not? तो आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से ही आएगा, प्रोवाइडेड आप अपने आप को रिजल्ट्स दे रहे हैं. ये एग्जाम ही स्ट्रेटजी का है, डर का नहीं है. अपने डर को हटाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वे देयर टू गाइड. तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एनीवेज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. पूरी लॉन्चपैड टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां फॉर एग्जाम. विश यू गुड लक. थैंक यू.